नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और यह लेक्चर है देखें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत देखें तो BPSC पीटी एग्जाम, MPSC, JPSC, UPSC, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, UPSSC, SSC के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और यह जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी GS वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इस सारे जो टॉपिक हैं इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, उसको सर्च करके देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। मिडिल इंडियन हिस्ट्री को वर्तमान लेक्चर को हम देख रहे हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने अब तक जो चर्चा किया है जिन टॉपिकों से पुर्तगाली शासन को देख लिया है, डच, डेनिश, फ्रांसीसी को भी देख लिया है। इसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत यह इस लेक्चर में देखेंगे, यानी ये जो लेक्चर होगा वर्तमान लेक्चर वो अंग्रेजी राज्य की शुरुआत यानी भारत में जो अंग्रेजों की सफलता क्या कारण थे और इसके बाद अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या थे इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में यहीं गए, दूसरे डच थे, तीसरे अंग्रेज थे, जिन्होंने 150 वर्षों तक व्यापार करने के बाद लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहे। इसके बाद चौथे डेनिश और आखिरी में फ्रांसीसी आते हैं और ये भी भारत की आज़ादी तक बने रहते हैं। और पुर्तगाली जो है भारत की आज़ादी के 14 वर्ष बाद जो है यानी 1961 में खदेड़े जाते हैं भारत से। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना और कंपनी क्या है तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लिया है, इसको आप पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण से देख सकते हैं। इसके बाद पुर्तगाली को हमने देख लिया, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है पूर्व के लेक्चर में। इसके बाद डचों को हमने देख लिया है, डेनिश, फ्रांसीसियों को भी देख लिया है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक के 3 महत्वपूर्ण युद्धों को हमने विस्तार से चर्चा किया है। और इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों को हमने विस्तार से देखने का प्रयास किया, जिसमें डुप्ले जो है यह प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। सहायक संधि का प्रणेता रहा भारत में, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली जो इसी के सहायक संधि को बाद में विस्तार करता है। इसके बाद हमने देखा प्लासी की लड़ाई जो कि एक षड्यंत्र थे। बंगाल और अंग्रेज के बारे में चर्चा करते समय प्लासी की लड़ाई को हमने चर्चा किया था। इसके बाद वांडीवास का युद्ध को भी हमने देखा था। प्लासी के युद्ध के परिणाम और विभिन्न इतिहासकार जैसे यदुनाथ सरकार ने क्या कहा इस पर भी हमने विस्तार चर्चा किया है। और इसका जो सेनापति था, इसका जो सेनापति मीर जाफर जो गद्दार होता है, सिराजदौला का जो सेनापति मीर जाफर, एक इसी गद्दारी कांड प्लासी का युद्ध जो होता है षड्यंत्र बन जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा की। इसके बाद मीर कासिम को भी हमने देख लिया है, यह महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मीर कासिम। इसके बाद बक्सर के युद्ध को भी हमने देखा। बक्सर के युद्ध के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने देखा वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया, उसी प्रकार से बक्सर के युद्ध निर्णायक साबित हुआ भारतीय राजाओं की तरफ से। अर्थात अंग्रेज जो है एक छत्र यानी प्लासी का युद्ध ने जहां अंग्रेजों को बंगाल में प्रभुत्ता स्थापित की, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। तो ये बक्सर का युद्ध निर्णायक रहा। इसके बाद इलाहाबाद की महत्वपूर्ण 2 संधियों पर हमने चर्चा किया था, जिसके अवध के साथ जो संधि की गई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। द्वितीय जो शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट के साथ जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई थी, यह जुलाई 1765 का, अगस्त 1765 यानी 16 अगस्त 1765 के प्रावधान को हमने विस्तार चर्चा कर लिया, इसको आप देख सकते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास को हमने समसामयिक घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत भी देखने का प्रयास किया था, जिसको यहाँ पर पूर्वावलोकन किया जा सकता है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन क्रम में पुर्तगालियों को देखा जा सकता है और परीक्षा उपयोगी दृष्टि को भी हमने पूर्व के लेक्चर में संपूर्ण जानकारी दी, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं करें, केवल आप इसका पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखा जा सकता है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की स्थापना अर्थात उनके ओरिजिनल नाम क्या थे, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद महत्वपूर्ण संधियां क्या रही, इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि पर हमने चर्चा की। मंगलौर की संधि पर चर्चा किया जो टीपू सुल्तान संधि थी, जिस पर आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। शालीबाई की संधि जिसमें अंग्रेज और मराठा के युद्ध थी, मद्रास की संधि इत्यादि, इसको देख सकते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से चर्चा कर लिया। प्रमुख व्यापारिक डच केंद्र और परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हमने चर्चा किया है। महत्वपूर्ण वर्ष अवधि पुर्तगालियों से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष और अवधि है, इसको देख सकते हैं। इसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिसमें कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखें तो 1661 में वैवाहिक संबंध होते हैं, जिसके अंतर्गत जो होता है पुर्तगाली जो होता है बम्बई जो है दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। तो यह चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट के साथ कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह होता है, ये इस पर संबंधित है, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा किया, जिसमें मुर्शिद
मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का संस्थापक था, इसको हमने देख लिया। इसके बाद देखा जा सकता है अली वर्दी खां महत्वपूर्ण रूप से रहता है इसमें, और ये सारी जानकारी हमने दिया है। सिराजदौला को देखा जा सकता है, सिराजदौला के प्रतिद्वंदी कौन थे, जिसमें इसका सेनापति जो है मीर जाफर अली बंगाल का नया नायक बनता है। इसने गद्दारी, सिवा का सिटी बेगम, शौकत अली इत्यादि सिराजदौला के यह जो होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं, जो प्लास्टिक के युद्ध के कारण बनते हैं। इसके बाद मीर कासिम को हमने देख लिया है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें है भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे, तो इसके कारण को समझते हैं। अंग्रेजों की सफलता क्या कारण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी जिसका मुख्य जोर प्रतिस्पर्धा पर था, यानी निजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ध्यान देना है कि साझेदारी पर आधारित थे, ये निजी कंपनी थे, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जबकि हमने देखा था इनका जो प्रतिद्वंदी, भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी और फ्रांसीसी थे, वो राज्य पर आश्रित एक कंपनी थी, न कि निजी कंपनी थी। तो अंग्रेजों की सफलता का कारण यह भी बना। दूसरा देखें तो नौ सैनिक यानी नेवी सर्वोच्चता, सैन्य कौशल एवं अनुशासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसेना थी, नेवी थी, वो सर्वोच्च थी, सैन्य कुशलता थी और अनुशासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच में या साझेदारों के बीच में। पुर्तगाली एवं डच ईसाइयत के प्रचार पर अधिक केंद्रित थे, यानी शुरुआती में जो दो आए थे, पुर्तगाली और डच, इनका जो मुख्य जो काम था या केंद्रित था वो ईसाइयत के प्रचार पर केंद्रित था। जैसा कि हमने चर्चा करते समय जो पुर्तगाली, उनके बारे में हमने चर्चा जब किया था तो वह जानकारी दी गई थी। यानी यहाँ शुरुआती दौर में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि यह पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 ईस्वी के साथ जो जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, और इसका जो मुख्य जोर था वह ईसाई धर्म को बढ़ाने या प्रचार करने पर था। तो दूसरे यानी पुर्तगाली भी थे, दूसरे जो डच, इनका यही मुख्य काम या केंद्रित मुख्य थीम यही थी इनकी। और इसके बाद देखें तो आपका यह आता है कि अंग्रेजों द्वारा सेना पर अधिक व्यय किया जाता था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, यानी इसी दौरान देखें तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, जो इसकी अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारणों में शामिल है। तो हमने देखा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, जो कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण बनती है। इसमें देखें तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई, यानी सूती कपड़ा उद्योग से, और उपनिवेशों के पास जो था यानी कच्चे माल के रूप में, जैसे कि भारत जो उनका उपनिवेश था कच्चे माल के रूप में, यहाँ पर जो है सूती वस्त्र यानी कपास की खेती जबरन कराई जाती थी, जो कि इतिहास में हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें। तो देखें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है वह सूती कपड़ा उद्योग से होती है। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडेम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाई, यानी बनाने की विधि निकाली थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए थे इंग्लैंड में, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है और भारत में अंग्रेज सफलता के कारण सिद्ध होती है। तो ये देखें तो कुल मिलाकर 5 जो इसके प्रमुख कारण रहे भारत में अंग्रेजों की सफलता के 5 महत्वपूर्ण कारणों में शामिल हैं। और ध्यान दें कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी जो है इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, और यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रतिद्वंदी था, मुख्य प्रतिद्वंदी जो भारत में था वो फ्रांस था, जिसको इसने वांडीवास के युद्ध में अंतिम रूप से हरा करके एक छत्र यूरोपीय कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। जबकि बक्सर के युद्ध में भारतीय जो शासक थे उनको हराने के बाद अखिल भारतीय शक्ति के रूप में अंग्रेज भारत में उभरे। और इसमें थोड़ा सा ऐड करें तो देखें 1761 जो कि भारत में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था, उसी दौरान 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनवाई थी, जो कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के रूप में शामिल है यह भी। और 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया था। जबकि देखें सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार हुआ तो हेनरी डेवी ने 1815 में किया था, अर्थात उस दौरान महत्वपूर्ण आविष्कार इंग्लैंड में हो रहे थे, जबकि भारत जो है अपनी राजनीतिक जो है उथल पुथल से जूझ रहा था। तो जिस समय देखें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, अर्थात आविष्कार हो रहे थे, उसी दौरान देखें तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। उसी दौरान 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। तो
इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंध रहे हैं और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये युद्ध हैं, भारतीय इतिहास के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें देखें तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। तो इसमें हम इसको विस्तार से इस नोट्स के माध्यम से कर लेते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ते हैं इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। इसमें कुछ नोटेड पॉइंट यह ध्यान दें कि अंग्रेजों का देखें तो मैसूर का युद्ध, अंग्रेजों का मैसूर का युद्ध यानी मैसूर के साथ युद्ध, मराठों के साथ युद्ध, सिखों के साथ युद्ध, नेपाल बर्मा के साथ इत्यादि जो युद्ध होता है अंग्रेजों का सर्वोच्च शक्ति बनने के बाद शुरू होता है। अर्थात प्लासी के षड्यंत्र यानी प्लासी के युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ये सारे युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज, यानी मैसूर के साथ सिखों के साथ, मराठों के साथ, नेपाल और बर्मा को इत्यादि जो होता है वो अपने को सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने के बाद लड़ते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 1782 ईस्वी तक होता है। 1775 यानी इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो यह घटना इसकी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 1782 उसी के यानी कुछ समय बाद किया जाता है। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी यह है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यानी ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है जो कि मद्रास की संधि से समाप्त होता है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह अंतिम चरण के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू होता है हमने देखा 1775 से लेकर के 1782 यानी इसके बाद जो है यह युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 20 वर्षों के लिए आपस में युद्ध न करने का समझौता कर लेते हैं। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि साल बाई की संधि समाप्त होता है, उसमें ये दोनों निर्णय लेते हैं, यानी अंग्रेज और मराठा साल बाईस की संधि में ये निर्णय लेते हैं कि वे दोनों अगले 20 वर्ष तक एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। इसी बीच दोनों मिलकर यानी अंग्रेज और मराठा मिलकर मैसूर का अंत कर देते हैं। यानी प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर, तृतीय मैसूर और चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है। तो इसके बाद 20 वर्षों तक जिसमें ये दोनों युद्ध करने की बात नहीं करते हैं, उसी दौरान ये दोनों मिलकर यानी अंग्रेज और मराठा मिलकर जो है मैसूर का अंत कर देते हैं। इसके पश्चात पुनः आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। इन दोनों यानी मैसूर का अंत होने के बाद पुनः जो है आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये इनकी रणनीति में शामिल था अंग्रेजों के। उसी दौरान यह जो देखें तो मैसूर के साथ युद्ध कर रहे थे, मराठों के साथ, सिख के साथ, नेपाल और बर्मा के साथ इनका युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को इसमें कवर करते हैं। देखें 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों के बीच होता है। अप्रैल 1729 में मद्रास की संधि के साथ ये समाप्त होता है। इसमें ध्यान दें कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें हैदर अली ने मंगलौर में मुंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़े को बुरी तरह हराया और 1769 ईस्वी के आते आते अंग्रेजों को मद्रास तक ढकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय होती और अंग्रेजों की बुरी तरह पराजय होती है। इसमें थोड़ी जानकारी जो है मैसूर जो है अंग्रेजों के मैसूर संबंध है, मैसूर जो है इसमें हैदर अली, थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य को पूर्व के लेक्चर में से देख लिया है। तो तालीकोटा के युद्ध में जो होता है प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो युद्ध होता है उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों को उदय उसमें मैसूर भी एक राज्य था। तो मैसूर पर देखें तो सर्वप्रथम जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर पर जो पहला राजवंश बनता है वो ओडेयार वंश का शासन स्थापित हो। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज विडयार द्वितीय था। इसका शासनकाल 1734 से 1766 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में वास्तविक दो मंत्री भाइयों देवराज एवं नंदराज के हाथों में थे और इसी में जो है 1755 ईस्वी में नंदराज जो था ना हैदर अली को डिब्रूगढ़ यानी तमिलनाडु के फौजदार पद पर नियुक्ति कर दिया। 1761 ईस्वी तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के पास थी। तो देखें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये देखें तो प्रथम बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसका समय 1757 यानी प्लासी युद्ध के बाद से लेकर के 1757 से 1760 ईस्वी तक यानी प्रथम 3 वर्ष के लिए, और द्वितीय बार जो होता है 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक पुनः 2 साल के लिए बंगाल गवर्नर बनता है। लेकिन इस बीच में 3 अन्य गवर्नर भी बनाए जाते हैं। इसमें बड़े लास्ट, तो यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है यह बड़े लास्ट के बंगाल के गवर्नर होने पर होता है। यानी
1765 से 1769 ईस्वी तक जो है 1769 ईस्वी तक जो बंगाल का गवर्नर रहता है बड़े लास्ट। इसी के दौरान देखें तो यह प्रथम मैसूर युद्ध होता है। तीसरा गवर्नर कार्टियर होता है जो 1769-1772 ईस्वी होता है। इसके बाद अंतिम बंगाल का गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग बनता है 1772 से 1774 ईस्वी तक। जबकि कंपनी के अधीन गवर्नर जो बनता है यानी बंगाल का गवर्नर न होकर के वह गवर्नर जनरल कहलाता था, यानी बंगाल गवर्नर न होकर के वह जो था प्रथम गवर्नर जनरल बनने का श्रेय जो वारेन हेस्टिंग को मिला था जो 1774-1785 तक हुआ था। इसी दौरान रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जबकि यह देखें जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसके समय जो होता है वह गवर्नर जो था बल्कि गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग था। यानी इसका समय देखें तो 1780 से 1784 के बीच जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो इसको विस्तार से देखते हैं तो इसमें यह है कि यह किसके बीच होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था के मध्य यह जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तत्कालीन कारण इसका समझ लेते हैं तो अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा, यानी तत्कालिक कारण क्या बनता है, अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा कर लेना तत्कालिक कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बनता है। युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मार्च 1784 ईस्वी को अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। यानी द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है वह मंगलौर की संधि से समाप्त होता है, जो कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में होता है मंगलौर की संधि। हालांकि युद्ध तो इसका पिता हैदर अली करता है लेकिन संधि उसका पुत्र टीपू सुल्तान करता है हैदर अली की मृत्यु के बाद। तो जैसा कि हमने देखा था हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है। वह 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में यानी 1787 यानी 84 में इसकी जो देखें यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु जाती है। तो 1784 में अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि करता है। इसके 3 साल बाद यानी 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण किया था। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। ध्यान देना है कि यह जैकोबिन का सदस्य भी बना था टीपू सुल्तान, और राजधानी इसके कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम में थी, जिसमें स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था यह। अब इसके बाद देख लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। युद्ध यह कब होता है, 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान होता है। इस दौरान जो गवर्नर जनरल था भारत में, गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच त्रावणकोर के मुद्दे पर जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यानी इसका कारण क्या था, त्रावणकोर मुद्दा था। और हमने द्वितीय को देखा था वो माही जो था उसका तत्कालिक कारण बना था, अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा करना इसका कारण था। और तृतीय त्रावणकोर के मुद्दे पर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 18 मार्च 1792 ये द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। यानी इसमें देखें तो यह आपका जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम, यानी जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ थी। जैसा कि हमने देखा था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो साल 22 की संधि समाप्त हुआ था उसमें 20 वर्षों तक युद्ध न करने के इन्होंने आपस में जो है शर्त रखी थी। उसी के दौरान ये 20 वर्षों में जो मैसूर को समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं, जिसमें मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज मिलकर जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ये टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध करते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। कि अंग्रेज 20 वर्षों बाद मैसूर को समाप्त करने के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी करते हैं, तृतीय भी करते हैं, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं अंग्रेज, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कर लिया था। उसको थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। देखा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है यह साल 22 संधि समाप्त होता है। यानी प्रथम मैसूर युद्ध के बाद यह होता है और इसमें 20 वर्ष के लिए अनुबंध करते हैं या शर्त लगाते हैं कि ये युद्ध नहीं करेंगे, और दोनों मिलकर जो है मैसूर को समाप्त करें। 20 वर्ष समाप्त करने के बाद 20 वर्ष बाद देख सकते हैं 20 वर्ष बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसके बाद तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है और सत्ता राज्य का गठन हो जाता है। थोड़ी सी जानकारी इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो निर्णायक होता है और आखिरी होता है। इससे पहले हैदर अली के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ दी गई, इसको देख लेते हैं। तो 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक बना था, इसमें चर्चा कर लिया था। अब इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं जो 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है। इस दौरान देखें जो गवर्नर जनरल था भारत का या बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड वेलेस्ली था। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वाला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। और इसके बाद जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था वह अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड वेलेस्ली था। तो इसके अंतर्गत देखें तो ये इस युद्ध में मराठा निजाम तथा अंग्रेज सेनाएं एक साथ थे। यानी इस युद्ध में जो है
मराठा निजाम तथा अंग्रेज सेनाएं एक साथ थे। 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया गया। जो टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम, उस पर जो है 4 मई 1799 को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर था, यानी लॉर्ड वेलेस्ली जो है अंग्रेज गवर्नर था। वहीं अंग्रेज सेनापति आर्थर वेलेस्ली, रिस और स्टुअर्ट थे। अंग्रेज सेनापति क्या थे? तो आर्थर वेलेस्ली था, रिस था और स्टुअर्ट थे। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली वही है जिसका समय देखें तो 1798 यानी 1798 से लेकर के 805 ईस्वी तक इसका समय था। और इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इस पर हमने चर्चा कर लिया था, डुप्ले के बारे में जानकारी देते समय। और इसमें देखें तो यह टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। युद्ध के बाद वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। यानी युद्ध के बाद वेलेस्ली को क्या उपाधि दी गई थी? तो मार्क्विस की उपाधि दी गई थी वेलेस्ली को। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो वेलेस्ली था, अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर जनरल था, वो उसको उपाधि कौन सी दी गई थी? तो मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। युद्ध के दौरान टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नेपोलियन, अरब आदि को पत्र लिखा। ध्यान देना है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नेपोलियन, अरब आदि को पत्र लिखा था। यानी इसमें ध्यान दें तो यह है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। यानी शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान कहा जाता है। और जबकि वेलेस्ली को मारने के बाद, टीपू सुल्तान को मारने के बाद वेलेस्ली को जो उपाधि मिली थी, यह थी मार्क्विस की उपाधि मिली थी। टीपू सुल्तान ने राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। यानी टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडा यानी जो उसका झंडा था, उस पर शेर की तस्वीर होती थी। इसके बाद देखें तो 1760 ईस्वी में यानी 1760 ईस्वी जिसमें वांडीवास का युद्ध हमने देखा था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयटवुड के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। और हमने देखा कि महत्वपूर्ण जो संधियां थी, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त होता है वो मद्रास की संधि समाप्त होती है, जिसमें हैदर अली विजयी होते हैं और अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो मंगलौर की संधि से समाप्त होती है, जिसमें हैदर अली मारे जाते हैं। और इसमें जो आपका है हैदर अली मारे जाते हैं और उनका पुत्र टीपू सुल्तान जो है 1784 में अंग्रेजों के साथ युद्ध या संधि, मंगलौर की संधि करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त होती है और ये 1792 ईस्वी में की जाती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिस दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह गवर्नर जनरल होता है अंग्रेजी क्षेत्रों का। वैसे आगे हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जो 1786, 1793 और 1805 ईस्वी में इसका समय रहता है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और इसका जो मरने के बाद मकबरा बनाया गया वह उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जिला है, पूर्वी जिला जो है गाजीपुर है, वो बलिया और गाजीपुर जो है वहाँ पर इसका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है, जो कि भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। यानी इसने काफ़ी योजनाएं की थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जान सो ने बनाए थे इत्यादि। ये सारी जानकारी जो है इसके अंतर्गत जब चर्चा करेंगे तो सारी जानकारी दी जाएगी। अब थोड़ी सी जानकारी टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हैदर अली के बारे में शुरू में जानकारी दी थी, छोटी जानकारी थी, तो टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर हैदर अली को देख सकते हैं, हैदर अली के बारे में जानकारी, छोटी जानकारी। इसके बाद टीपू सुल्तान जिसका समय देखें 1750 से 1799 ईस्वी इसका समय है। तो श्रृंगेरी मंदिर एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना एवं मरम्मत करवाई टीपू सुल्तान ने। यानी श्रृंगेरी मंदिर एवं देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना एवं मरम्मत किसने कराई? टीपू सुल्तान ने कराई। शेर ए मैसूर का लाया, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान कहा जाता है, इसने हमने देखा। श्रीरंगपट्टनम राजधानी इसने बनाया। में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। यानी श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी, में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। जैकोबिन क्लब का गठन किया, इसने जैकोबिन क्लब का गठन किया फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से 1797 ईस्वी में। यानी ये जैकोबिन क्लब का सदस्य मेंबर भी था और इसने गठन भी किया फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से 1797 ईस्वी में। भारत में रॉकेट तकनीकी की खोजकर्ता, यानी भारत में रॉकेट तकनीकी खोजकर्ता कौन है? तो ये टीपू सुल्तान है। रॉकेट संचालन पर फतुल मुजाहिदीन, यानी रॉकेट संचालन पर फतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल लिखा है। यानी फतुल मुजाहिदीन जो है इसने क्या लिखा है? सैन्य मैनुअल लिखा है रॉकेट संचालन पर। सामंतवाद के बजाय पूंजीवादी विकास को बढ़ावा दिया टीपू सुल्तान ने। यानी सामंतवाद के जगह पर पूंजीवाद विकास को बढ़ावा दिया टीपू सुल्तान ने। इसने एक नया मौलदी चंद्र सौर कैलेंडर शुरू किया। ध्यान देना है कि इसने एक चंद्र कैलेंडर मौलूदी जो है
चंद्र और सौर्य, ध्यान देना, चंद्रमा और सौर्य दोनों पर आधारित कैलेंडर जो है मौलदे शुरू किया टीपू सुल्तान ने। कारखानों को स्थापित करने के लिए एक राज्य वाणिज्यिक निगम की स्थापना किया। कारखानों को स्थापित करने के लिए टीपू सुल्तान ने सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सेना को यूरोपीय मॉडल पर कौन स्थापित किया था मध्यकालीन शासकों में, आधुनिक शासकों में, तो ये टीपू सुल्तान रहा। सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली टीपू सुल्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। थोड़ी सी जानकारी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देख ही लेते हैं, हालांकि इस पर आगे हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन थे, या बंगाल का गवर्नर देखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर ये रॉबर्ट क्लाइव ही बना, तो इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखते हैं, जिसका समय देखें तो यह 1757 प्लासी युद्ध के बाद 1760 ईस्वी तक बंगाल गवर्नर बनता है। इसके बाद पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक जो है बंगाल गवर्नर बनता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी महत्वपूर्ण देखते हैं। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि प्लासी युद्ध में इसने सिराजदौला को हराया था। युद्ध नहीं बल्कि इसने षड्यंत्र के माध्यम से हराया था, तो प्लासी युद्ध में सिराजदौला को हराया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर 1758 से 1760 और 1765 से 1760 दो बार रहा। इलाहाबाद की संधि जिसमें शाह आलम द्वितीय सिराजदौला के साथ इसने किया, दो महत्वपूर्ण संधियों पर हमने चर्चा कर लिया है। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों के शिक्षण में हुआ। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक रहा। जन नेता सैनिकों के रूप में जन नेता के रूप में जाना जाता है रॉबर्ट क्लाइव। यानी इसमें ध्यान दें कि इलाहाबाद की संधि के दौरान इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी को संरक्षण में ले लिया था। और इसमें नोटेड पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात, बक्सर का युद्ध जो होता है यहाँ देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किया था। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के पास थे, बंगाल का तत्कालीन गवर्नर मीर जाफर था। पक्ष में मीर कासिम, अवध की नवाब सिराजदौला था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेजों के विरुद्ध तीनों लोग तिकड़ी बनाकर लड़ रहे थे। तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें दीवानी राजस्व वसूलने के लिए दीवानी अधिकारी का नियुक्त किया। निजामत के अंतर्गत पुलिस एवं नागरिक कार्य डिप्टी सूबेदार को सौंपा। द्वैत शासन का अंत 1732 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ पर इलाहाबाद की द्वितीय संधि को भी देखा जा सकता है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देख सकते हैं इलाहाबाद यानी शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम देखें तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद प्रयागराज तक कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान कर दी गई। 12 के 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष यानी रुपये पेंशन प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं डुप्ले के बारे में देखें तो डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों से नियुक्ति करवाया। सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में स्थापित हुआ। थोड़ी सी जानकारी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो आखिरी मैसूर युद्ध था, इसके बारे में जानकारी ऐड करना चाहें तो देखें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो था इस दौरान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली थी कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बंटवारा किया जाएगा। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। दो घमासान युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम किले में शरण ली। टीपू बहादुर से दूर की रक्षा करते हुए मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशन याफ्ता बनाकर बेल्लौर भेज दिया गया। मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम ने बांट लिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा एवं श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गुटी, गुरमकोंडा एवं चित्तौड़ दुर्ग के कुछ भाग मिले। टीपू सुल्तान का जन्म हमने देखा कि टीपू सुल्तान जो है इसके बारे में जानकारी जब हमने ली थी तो यहाँ देख सकते हैं टीपू सुल्तान का जन्म देखें तो 1750 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कुल मिलाकर देखें तो 49 वर्ष तक जो है ये रहा। और ये कितनी भाषाओं को टीपू सुल्तान जानता था, तो ये अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, यानी देखें तो ये 4 भाषाओं जानता था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू जानते से मैसूर का सिर करते थे। पिता की भांति टीपू नौसेना के महत्व को समझा। 1796 में उसने नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड का गठन किया था। इसने 3 जो है गोदियां या पोर्ट या बंदरगाह की स्थापना किया था, जिसने मंगलौर, बजेदाबाद एवं मोलीदाबाद में 3 गोदियों का निर्माण कराया था। इसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया था। ये ध्यान देंगे टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को भी बंद करवा दिया था।
टीपू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। इसे भारत में रॉकेट तकनीकी का खोजकर्ता माना जाता है। इसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। यानी इसने क्या लिखा, मिलिट्री मैनुअल लिखा जिसमें रॉकेट संचालन की बात की गई है।